archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। अभी तक आपने देखा कि पढ़ी लिखी शालमली IAS परीक्षा पास कर देती है और इसकी ट्रेनिंग के दौरान छुट्टियों में वापस लौट आती है और अपने पति नरेश की जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को एक साधारण गृहिणी की तरह संभाल लेती है। इसी सेवा शुश्रूषा में वो खुद बीमार पड़ जाती है। ठीक होने के बाद शालमली नरेश के साथ अपनी सास और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने शादी के बाद पहली बार गांव जाती है। शालमली को गांव से वापस लौटकर पिता के बीमार होने का पता चलता है। धीरे धीरे समय आता है जब शालमली को ट्रेनिंग के लिए वापस जाना होता है। नरेश को यह सब नागवार गुजरता है। वो शालमली से इस नौकरी का विचार छोड़ देने के लिए कहता है, पर इतनी मुश्किल से मिली सपनों की मंजिल को छोड़ पाना शालमली के लिए संभव नहीं था। इस तरह पति और पत्नी के बीच मतभेद की सीमा रेखा और भी गहरी हो जाती है। अब आइए इससे आगे देखते हैं। लेकिन मैं अपने पति को उगता हुआ सूरज कभी नहीं दिखा पाई। दिखा तो तब पाती जब वो मुझे एक जगह खड़ा मिलता, जिसके व्यक्तित्व में ठहराव ही न हो, जो बराबर चलता रहे। उसे कोई क्या राह दिखा सकता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो गई। अब तो नरेश उड़ने ही लगा। नरेश के दिमाग में भविष्य की नई नई योजनाएं जन्म लेने लगी। वो अपनी देहाती पृष्ठभूमि से निकलकर एक पूर्णतः आधुनिक परिवेश में रहना चाहता था। बड़ी कोशिश करता कि मैं उसकी इन इच्छाओं को पूरा करने में योगदान दूं, लेकिन मैं नौकरी से मिलती सुविधाओं का लाभ उठाने में कतराती। केवल काम करने में ही मुझे सुख मिलता था। मैं एक समर्थ और स्वावलंबी नारी हूं। नरेश मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्यों नहीं मेरे मन में झांकता? मैं कैसे सोचती हूं, क्या चाहती हूं? मैं औरत हूं तो क्या? मैं जो करना चाहती हूं, बनना चाहती हूं, वो कर क्यों नहीं सकती? मन में इन्हीं सवालों का अंतर्द्वंद चलता। जहां मन इन सवालों को लेकर परेशान रहता, वहीं बीते हुए मधुर क्षण घावों पर मरहम का काम करते।
ये घर तेरा है तो छोटा सा ही, पर हो सकता है तेरे भाग से महल बन जाए। बाय बाय। ये क्या? यार इतनी रात को मैं इस तरह की बात ही कर सकता हूँ। प्लीज नरेश, इस समय मेरा मन नहीं कर रहा है। कर सकते हो तो कुछ अच्छी बात करो ना। मैं बहुत वाह शालू, भाई तुम्हारे सेविंग अकाउंट में तो इतनी जल्दी इतनी रकम जमा होगी? कमाल। चलो एक फ्लैट बुक करा देते हैं। हमें फ्लैट की कोई जरूरत नहीं। क्यों? भाई तुम्हारे साथ काम करने वाले जब तुम्हें यहाँ मिलने आएंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम इतने छोटे से फ्लैट में रहती हो? वे हमसे मिलने आएंगे या हमारे फ्लैट से? अरे नहीं यार, तुम समझती नहीं। देखो, सेक्शन ऑफिसर नरेश इस छोटे से फ्लैट में रहता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन आईएएस ऑफिसर शालमली नहीं। नो। तो फिर आईएएस ऑफिसर शालमली के लिए कैसा फ्लैट चाहिए? ये छोटा सा फ्लैट ना, या तो एक बड़ा सा फ्लैट हो या फिर कोई सरकारी बंगला। सरकारी बंगला हमें वक्त से मिलेगा, और रहा मकान, वो तो है हमारे पास। मकान है हमारे पास, लेकिन कहाँ है? पिताजी का, वो तो मेरे ही नाम है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखो शालू, हमारे 2 बच्चे, हम दो, हमारे फैमिली प्लानिंग यू सी। तो एक बच्चे के नाम हम तुम्हारे वो पिताजी वाला मकान कर देंगे, और दूसरे के नाम जो हम वो बड़ा सा फ्लैट लेंगे वो उसके नाम करेंगे। और फिलहाल हम दोनों एक सरकारी बंगला हथियाने के चक्कर में लग जाते हैं। देखो नरेश, सरकारी बंगला पाने के लिए तुम कोई गलत अप्रोच नहीं लगाओगे। चलो फिर यूं करते हैं, कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं, या फिर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। बैंक में पड़ा पड़ा रुपया खराब भी नहीं होगा और एक एडिशनल इनकम भी हो जाएगी। क्यों? फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन, बैंक में जमा पैसा हुआ भी इंटरेस्ट कमाता है। बैंक का इंटरेस्ट भी कोई इंटरेस्ट होता है? हाँ जी। आती हूँ। अरे पिंकी, क्या हुआ? अभी अभी आपकी मम्मी का फोन आया था। किस लिए? आपके पिताजी की ठीक हो जाने की खुशी में आज शाम को पूजा रखी है। अच्छा, आप दोनों को बुलाया है। थैंक यू। शाम को माँ ने घर पे बुलाया है। सुन लिया मैंने। ऐसा करेंगे, हम जरा पहले निकलेंगे और पिताजी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी लेंगे। ओके। इस भीड़ भड़के से बड़ी दिल्ली में जो भी लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करेगा, समझो बेमौत मारा जाएगा। नरेश, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? अभी मैं बहुत जूनियर हूँ, कहाँ से मेरे नाम सरकारी मकान निकल आएगा? अरे यार, तुम कोशिश तो करो और ये भी पता लगाओ कि किसकी अप्रोच से काम बन सकता है। किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है? अप्लाई कर दूंगी, नंबर तो निकल आएगा। तुम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बात को जब ऐसे टालती हो ना तो गुस्सा आता तुम पर। अरे किस युग में जी रही हो तुम? आजकल काम जो है टैलेंट पे नहीं होता है। किसी से कहलवाओगी नहीं तो कोई और बाजी मार लेगा। तुम हर बात पे इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम औरत हो और इन बातों की गहराई को नहीं समझती हो। तुम मुझे हर बात औरत कहकर छोटा बनाने की कोशिश क्यों करते हो? अब 20वीं सदी का अंत होने वाला है और तुम अभी तक मध्य युग के पुरुषों की तरह औरतों की अक्ल पर शक करते हो। हालांकि वो ना समझ तब भी नहीं थी। देखो नरेश, एक स्तर पर पहुंचने के बाद हम औरत या मर्द नहीं रहते। सिर्फ काम इंसान की पहचान बनाता है और अक्ल उसकी कसौटी। ओके बाबा, आज के बाद ना तो मैं तुम्हें औरत कहूंगा और ना ही औरत समझूंगा। अच्छा, अब तुम ही बताओ कि मकान के लिए हमें क्या एक्शन लेना है?
उसके लिए मैं कल पता करूंगी। हाँ, अगर एलिजिबल हुई तो ही अप्लाई करूंगी। Hey, that's like a good girl. Hey, कार के लोन के लिए भी अप्लाई कर देना। उसके लिए भी कल पता करूंगी। बाय द वे, तुम अपनी ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे मुझे जो मिलना था सो मिल गया, जो लेना था मैंने सो ले लिया। फिलहाल तो मुझे तुम्हारा भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखता है, इसीलिए मैं अपने सारी आशाएं और आकांक्षाएं तुम पर केंद्रित कर रहा हूं। अरे मुझे तो हैरानी होती है, तुम्हारे पिताजी ने पुश्तों से दिल्ली में रहते हुए कोई कोठी वोटी नहीं बनाई, मुझे 3 कमरों का घर ही बना पाए। इसलिए कि वो तुम्हारी तरह सपने नहीं देखते। हाँ, तभी तो वहीं के वहीं है। मेरी तरह सपने देखते तो अपने उस 3 कमरे के घर को चुटकियों में 3 मंजिला कोठी में बदल देते। कैसे? अरे वो इलाका कॉमर्शियल है, 25,000 का रेट है। 100-200 मीटर के आराम से 50 लाख मिल जाते हैं, और 50 लाख में किसी भी नई कॉलोनी में एक नई 3 मंजिला कोठी खड़ी की जा सकती है। यार कैलाश, अभी नरेश बहुत बदल गया है, तभी तो पीने पिलाने को घर ही नहीं बुलाता। उसकी बीवी आ गई यार। अरे बीवी पहले भी तो थी। अरे सुदेश, तब वो आईएएस ऑफिसर नहीं थी। हाँ, आईएएस ऑफिसर हो जाने से यार को सुरखाब के पर लग जाते हैं। हाँ, हो जाता है। आईएएस ऑफिसर बीवी का हस्बैंड, फिर बीवी मियाँ के नाम से नहीं, मियाँ बीवी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या? ऐसा ही होता है। अब उसे किस नाम से पुकारें? मिस्टर नरेश सासमली। ये अच्छी सूझी। वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। तुम कभी कुछ पढ़ते क्यों नहीं? हाँ? तो जिंदगी भर क्या पढ़ता ही रहूंगा? भाई जितना पढ़ना था पढ़ चुका। तुम्हारा मतलब पढ़ने के लिए सिर्फ कोर्स की किताबें हैं? और नहीं तो क्या होता। कभी कुछ नॉवेल क्यों नहीं पढ़ते? नॉवेल? क्यों भाई, नॉवेल में ऐसी कौन सी खास बात है? उन कैरेक्टर्स से आदमी अपने आप को और दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है। हाँ, आई नो, जैसे तुम अपने आप को और मुझे समझती हो, है ना? हाँ। और रात रात भर जाग कर अपनी समझदारी का सबूत देती हो। देखो, मैं किसी के आराम में खलल नहीं डालना चाहता, और वैसे भी मेरा मानना है कि नॉवेल वही लोग पढ़ते हैं जिन्हें रात को नींद ना आने की बीमारी होती है। भाई मुझे तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। खैर छोड़ो, ये बताओ, तुमने वो सरकारी मकान के लिए कुछ किया कि नहीं? अप्लाई कर दिया है। अप्लाई कर दिया, ये तो मुझे भी मालूम, लेकिन तुम ये पता करो कि किसकी सिफारिश से हमें आउट ऑफ टर्न मकान मिल जाए। देखो, आजकल इंक्वायरी चल रही है, ना किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई सिफारिश करेगा। और छोड़ो यार, ये तो रोज की बात है। इंक्वायरीज नेचर नहीं बदल सकती आदमी का, सिफारिश तो हमेशा चलती रहेगी। अच्छा? खैर छोड़ो ना यार, ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी मतलब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहे को, प्लीज खाना लाओ। अभी तो चाय पी है। अरे किसकी चिट्ठी है? माँ जी की है। क्या लिखा है? नहीं आ रही है। कितना आग्रह किया था हमने उनको। ठीक ही तो किया भाई, वो जानती हैं कि बहू बेटे के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहना कितना मुश्किल होगा। दिल्ली में कितनी परिवार ऐसे रहते हैं, और माँ जी का ना इस फ्लैट से जुड़ गया क्या? हालांकि ठीक शादी के बाद वो 7 दिन तक यहाँ रही थी। शालू, तुम जिस मन से मेरे परिवार वालों के साथ जुड़ती जा रही हो, बाद में अगर निराशा हाथ लगे तो मुझे मत कहना। अरे मैं अपने परिवार वालों को अच्छी तरह जानता हूं। माँ और भाई साहब की बात अलग है,
लेकिन बाकी लोग अगर यहाँ पर आकर रह गए तो फिर जाने का नाम नहीं लेंगे, फिर तुम मुझे दोष दोगी बात में। मैं किसी और के लिए मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। तुम इस तरह से क्यों सोचते हो नरेश? इसका कोई कारण है? हाँ, कारण वारण कुछ नहीं, जो कहना था तो कह दिया। हे, आज खाना नहीं बनाता। क्यों? कहीं बाहर खाएंगे। कहाँ? किसी भी ओपन एयर रेस्टोरेंट में। ओके। अब बताओ सेलिब्रेशन का कारण। अरे कारण वारण छोड़ो, जो मंगवाना चाहती हो मंगवाओ। आज श्रीमान नरेश कुमार बहुत जनरस मूड में है। मैं वही तो पूछना चाहती हूँ कि श्रीमान नरेश कुमार आज इतने जनरस मूड में क्यों हैं? बता दूं? सच। और नहीं तो क्या? तो सुनो बालिके, एक समय की बात है कि भारत सरकार के कार्यालय के विभाग अधिकारी श्रीमान नरेश कुमार ने स्कूटर हेतु ऋण का आवेदन पत्र दिया था और वो ऋण उन्हें 18 मई 1989 को प्राप्त हुआ। रियली? देखो भाई, हमने तो अपना काम करके दिखा दिया। अब अगर तुम भी अपना काम करके दिखा दो तो जीवन पूर्णतः सुखी हो जाएगा। जीवन पूर्ण सुखी होने के बाद पाने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं। तो फिलहाल आप स्कूटर ले आइए और जीवन का कुछ आनंद पाइए। ओह, करेक्ट। या हाँ ठीक है। हाँ बोलो, क्या बात है लाल सिंह? एक मैडम आपसे मिलने आई है। मैंने नाम पूछा तो बतलाने से इनकार कर दिया। जिद लगाई बैठी कि मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगी। वो बोलती है कि आपकी मैडम के लिए एक सरप्राइज होगा। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कम इन। अरे सरोज, तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज वाला मुझे देखकर सोच रही होगी मुझे कैसे पता चला कि ये तुम्हारा ऑफिस है? तुम्हें कैसे पता चला? अभी अभी तुम लिफ्ट से ऊपर आ रही थी ना, तो मैंने तुम्हें दूर से देख लिया। पता करने पे मालूम चला कि ये तुम्हारा ऑफिस है। फिर तो मैं इतनी खुश हुई कि पूछो मत। सीधा अपने ऑफिस गई, एक चक्कर लगाकर तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारा ऑफिस? हाँ, इसी बिल्डिंग की 7th फ्लोर पे इंस्पिरेशन का ऑफिस है ना। वो शायद फेमिनिस्ट मैगजीन है। राइट, मैं वहाँ की एडिटर हूँ। औरतों के बारे में खूब जमकर लिखती हूँ। और लिखूं क्यों नहीं? हम औरतें मर्दों से कुछ कम होती हैं क्या? यू नो शालमली, औरत को सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए अपनी काबिलियत दिखाने का। फिर क्या है, अब तुम्हें ही देख लो। तुम्हारे सिलेक्शन हो जाने पर तुम्हारी काबिलियत की वजह से कितने मर्द यूं ही देखते रह गए होंगे। मतलब मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? और पढ़ो क्यों नहीं? ये मर्द औरत को कितना कमजोर समझते हैं, नहीं? सोचते हैं कि हम चूल्हा चक्की संभालने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे मर्दों को तुमने गलत साबित कर दिखाया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू नो। और अपनी मैगजीन में मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगी और तुम मुझे मना नहीं करोगी। ओके? ओके। भाई साहब की चिट्ठी पढ़ ली? हाँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। कल समय निकाल कर मैं उन्हें चिट्ठी लिख दूंगी। और कुछ लिखा? भाई साहब का हाथ तंग है और भाभी के ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इस वक्त हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जरूर। अच्छा, तुम एक काम करना, कल उन्हें 1000 रुपये मनी ऑर्डर कर दो। अच्छा? शायद नरेश के जीवन का सिद्धांत ही था दो मुहापन। एक तरफ वो मुझे अपने भाइयों और भाभियों से दूर रहने का सबक पढ़ाता था और दूसरी तरफ खुद उनकी मदद कर राजा हरिश्चंद्र बन जाता। मुझे उसका ये दो मुहापन अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? यही सोचकर चुप रह जाती कि शायद वो इसी में खुश रह सकता है। पर मैं अंदर बाहर से एक जैसा रहना चाहती थी। मैंने सिर्फ एक बार उससे झूठ बोला था,
और वो भी सरकारी मकान के अलॉटमेंट के सिलसिले में। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो नियमहीन हो, जिसे लेकर मेरे साथ कोई कहानी जुड़े। हाँ अग्निहोत्री जी, नहीं नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मुझे बड़े परिश्रम के बाद मिली है। लोगों की मेरे प्रति जो धारणा बनी है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती। हाँ आप ठीक कहते हैं, वो धारणा बनाए रखने के लिए मुझे पहले से ज्यादा परिश्रम करने पड़ेंगे। हाँ, थैंक यू। शालू, इतनी गर्मी में कहीं जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। नहीं करता तो मत जा। अरे लेकिन वो कैलाश ने डिनर पे बुलाया हुआ ना। तो क्या हुआ, नीचे जाकर उसे फोन करके मना कर दो। नीचे जाके उसे फोन करके मना कर दो, कितनी आसानी से कह दी। अरे वो बुरा नहीं मान जाएगा। तो क्या हुआ, तुम्हें वहां जाकर कम से कम बोर तो नहीं होना पड़ेगा। अरे शालमली, आदमी जिंदगी में ज्यादातर काम जो है ना वो बेमन से करता है। अब जहाँ इतने काम बेमन से करता है, वहाँ एक और सही, जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा, निभाना पड़ेगा ना। चलते हैं। खाना, प्यार, सोना, जागना, इससे परे भी अपने जीवन साथी से जो पहचान बननी चाहिए वो अभी तक बनी नहीं। या यूं कहिए कि नरेश के पास मेरे मन में झांकने के लिए वक्त ही नहीं होता था। उसकी दुनिया थी तो बस वो खुद, उसका ऑफिस और उसके दोस्त। दोस्तों के यहां जाने जैसी छोटी सी बात से लेकर सभी बड़े फैसले करने का अधिकार पुरुष होने के नाते नरेश ने स्वयं ले रखा था। मैं उसकी किसी भी बात का खुलकर विरोध नहीं करती थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए मैंने चुपचाप उसे वो अधिकार दे दिया। लेकिन जब कभी वो मेरी आजादी का जन्म सिद्ध अधिकार छीन लेना चाहता था तो मैं तिलमिला उठती थी। नरेश मेरी आत्मा और भावनाओं को कभी छू ना पाया। नरेश को मेरा समर्पण केवल भौतिक रूप से रहा। वो मेरे दिल का साथी कभी नहीं बन पाया।